हेलो एवरीवन। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शुरू कर दिया था। ये क्लास सेकेंड है हाउस प्रॉपर्टी की। मोस्ट प्रोबेबली एक या मैक्सिमम दो और क्लासेस लगेगी जिससे ना हाउस प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो एक 5 मिनट में ना एक ओवरव्यू दोबारा से समझते हैं। ठीक है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन 22 होता है चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन 22 ये बताता है कि किस कंडीशन में कौन सी इनकम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आएगी। ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी भी तरह की प्रॉपर्टी की इनकम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आ जाती है। ये किसी और कंडीशन, फॉर एग्जांपल हमने एक समझा था, जैसे कि अगर मैंने एक प्रॉपर्टी ली, उसको फर्दर सबलेट कर दिया, मतलब पहले मैंने किराए पे लिया और उसके अंदर में दो पोर्शन करके, जैसे कि आजकल बिजनेस में आपने देखा होगा ना, वो कोवर्किंग स्पेस की बात चलती है। तो उस केस में जो कोवर्किंग स्पेस की जो अलग अलग ऑफिस जो रेंट आएगा, वो सारी चीजें जो कहलाएंगी वो बिजनेस प्रोफेशन में जाएगी, ना कि हाउस प्रॉपर्टी में। तो किसी भी तरह की इनकम में ना पहले बाइफर्केशन बहुत जरूरी है कि कौन सी इनकम ना किस चीज के अंदर में, किस हेड में लाई करती है। ठीक है। तो कोई भी प्रॉपर्टी जो है, अगर सेक्शन 22 में लाई करेगी और सेक्शन 22 के कंडीशन को फुलफिल करेगी, तभी वो चीज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल होगी। अदरवाइज वो कहीं और किसी और हेड में होगी। जैसे 5 हेड होते हैं ना, उसमें से किसी और हेड में हो सकती है, बट इस हेड में तो नहीं होगी। जैसे एक और एग्जांपल मैंने बताया था, जैसे कि एक बड़ा एरिया है, ठीक है, उसके अंदर एक फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री में क्या करते हैं ना कि वो थोड़ी अनजान सुनसान एरिया पे फैक्ट्री है। तो वहां ना नजदीक में कोई घर बार नहीं है कि लोग आए और वहां से जॉब करें उस वाली फैक्ट्री में। तो वो क्या करते हैं कि उसी फैक्ट्री के अंदर के में, या फिर एक थोड़ा सा साइड में कुछ घर बना देते हैं और मेंटेनेंस के नाम पे बहुत नॉमिनल सा रेंट लेते हैं कि नहीं नहीं थोड़ा सा दे देते हैं, चार्ज करते हैं हर 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, ऐसे ही कुछ चार्ज करते हैं। तो अब आप कहेंगे कि ये जो रेंट लिया है वो तो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं। उसका मेन पर्पस क्या था? कंपनी बिजनेस चलाना। अगर वो किसी बाहर वाले को दे दे और वो उसका एम्प्लॉय ना हो तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो जाती। बट इस केस में क्या होता है, वो एक बिजनेस इनकम ही मानी जाएगी। और एक चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एक फैक्ट्री चल रही है, उसका ना एक साइड में ना कोना खाली पड़ा हुआ है, शटर के जैसा खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, बड़ा एरिया है, कोना खाली पड़ा हुआ है। वो क्या करता है, उस एरिया को, उस वाले एरिया को किसी को रेंट पे दे देता है, छोटा सा जो है। जैसे कि एक फैक्ट्री के अंदर कोना बचा हुआ था, उसने कहा कि एक काम कर, यहाँ पे एक बैंक, छोटा सा बैंक खोल लो या एटीएम लगा लो। ठीक है। तो लगा लिया, ये भी बिजनेस का पार्ट है, इसका पार्ट नहीं है। लेकिन अब होता क्या है, एक और कंडीशन बताता हूँ। मान के चलिए मेरे दिल्ली में मेन रोड पे एक मेरे पास जमीन है और शटर लगा हुआ है। उसमें क्या करता हूँ मैं, एक उसका मॉडल ऐसे बनाता हूँ कि कोई भी उसको ना उसके लिए ले ले, एटीएम के लिए ले ले। तो मैंने इंटेंशनली वो बना रखा है। ठीक है। तो वो मेरे हाउस प्रॉपर्टी में ही आएगा। ठीक है। फॉरेन में अगर अगर कोई प्रॉपर्टी है और उसका रेंट इंडिया में आ रहा है, ठीक है, तो वो वैसे रेजिडेंट के लिए तो चाहे इंडिया में रेंट आए ना आए वो उसके लिए टैक्सेबल ही होगा। लेकिन अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, फॉरेन में रेंट जा रहा है, सॉरी फॉरेन में प्रॉपर्टी है और इंडिया में रेंट आ रहा है, तो उस केस में इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। सेक्शन 9 ये मैंने बता दिया है, जो आपका रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर में। ठीक है। तो ये मोटा मोटी यही बातें थी। ठीक है ना। तो जैसे हम किसी प्रॉपर्टी को ना कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे कि लेट आउट प्रॉपर्टी। कोई प्रॉपर्टी अगर किराए पे उठी हुई है, सिंपल देसी लैंग्वेज में, अगर किराए पे उठी हुई है तो उसको लेट आउट कहते हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड किसको कहते हैं? कोई भी प्रॉपर्टी जो मैंने अपने पर्पज के लिए रख रखा है और जिसको मुझे किसी और को नहीं देना, वो मैंने अपने पर्पज के लिए रखा, मैं ही रहता हूँ, मेरी फैमिली रहती है। तो उस कंडीशन में वो मेरी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड होगी। ठीक है। वैकेंट प्रॉपर्टी कौन सी होती है? जो प्रॉपर्टी खाली पड़ी हुई है। जैसे हमने रेंट पे एक प्रॉपर्टी ले ली, 10 महीने किराए पर रही, 2 महीने खाली रह गई, वो खाली करके चला गया रेंट पे, उसको बोलेंगे वैकेंट प्रॉपर्टी। पार्शियल लेट आउट प्रॉपर्टी वो हो जाती है कि कोई प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जो 6 महीने मैंने मैं खुद रहा, फिर मेरा मन करा कि नहीं नहीं मैं कहीं और चला जाता हूँ और इस प्रॉपर्टी को रेंट पे दे देता हूँ, इसको कहते हैं पार्शली लेट आउट प्रॉपर्टी। सेक्शन 22 हमने समझ लिया था, इसमें 3 कंडीशन जब तक सेटिस्फाई नहीं होंगी तब तक कोई भी प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होंगी। ये कुछ एडिशनल बातें थी जो डिफाइन करना था।
ठीक है, इसको हमने काफी डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, अभी ये क्वेश्चंस नहीं देखेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन से पहले ना एक ये चार्ट है, इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ कि एक ही पेज पर आ जाए और आपको देखने में अच्छा लगे। देखिए ये चार्ट है। अगर हाउस प्रॉपर्टी समझना है तो आपको, अगर हाउस प्रॉपर्टी समझना है तो आपको ये चार्ट मन के अंदर में फिट करना पड़ेगा। अगर ये चार्ट हमेशा आपके मन में फिट नहीं हुआ तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ के कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। ठीक है, ये चार्ट हमेशा मन में रहना चाहिए। ठीक है, अगर ये मन में है तो कोई भी कैलकुलेशन, इसमें कुछ भी आ जाए आपको कुछ कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि किसी भी चीज की, किसी भी हाउस प्रॉपर्टी की ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाली जाती है। ठीक है जी, ये मैं बताऊंगा कैसे निकालते हैं, असली झगड़ा ही सेक्शन 23 का, बाकी सारा आसान है। ठीक है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाली जाती है। सबसे पहले क्या करा जाता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, अच्छा आपको ये पता होगा ना कि जैसे कि ना गांव वगैरह में नहीं देखा जाता ये, बट नॉर्मली अगर कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटी या सिटी में रहता है, तो छोटा हो या बड़ा हो, उसको ना म्यूनिसिपल टैक्स देना पड़ता है, हाउस टैक्स जिसको कहते हैं, हाउस टैक्स जिसको कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो भी रेंट आएगा, हमारा जो भी रेंट आएगा उसमें से सबसे पहले हाउस टैक्स को घटाते हैं। आपको ये भी तो देखना है कि इसको में टैक्स कैसे लगेगा। तो सबसे पहले जो भी ग्रॉस एनुअल वैल्यू है उसमें से हाउस टैक्स को घटा दिया जाता है। ठीक है, फिर जो निकल के आता है उसको कहते हैं नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है, बिफोर 20 सेक्शन 24 डिडक्शन। ठीक है, नेट एनुअल वैल्यू बिफोर सेक्शन 24 डिडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेस म्यूनिसिपल टैक्स, जो बच के आएगा उसको मिलेगा नेट एनुअल वैल्यू। उसमें से सेक्शन 24 का 24 ए और बी ये दो घटते हैं, सेक्शन 24 ए और बी दो घटते हैं। देखिए जो भी मेरा नेट एनुअल वैल्यू आएगा उसका 30% सरकार डिडक्शन दे देती है। ये भी मैं अभी और डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, और बी सेक्शन 24 बी उसमें क्या कहता है कि जो भी आपने उस प्रॉपर्टी पर इंटरेस्ट दिया है, कोई भी होम लोन लेंगे तो हम उस पे इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है, उसके ऊपर हम क्या देते हैं, इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट भी आप घटा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो इंटरेस्ट घटाने के बाद सबसे पहले हम क्या घटाएंगे, 30% ये, और उसके बाद इंटरेस्ट, उसके बाद जो भी बचा वो हमारा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और आगे थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए मेरा जो, मान के चलिए मेरा जो रेंटल इनकम था, इसमें ऊपर एग्जांपल्स भी हैं, उसमें आप देखेंगे यही सब है, लेकिन एक बार मैं बता देता हूँ। मान के चलिए मेरे एक प्रॉपर्टी थी, उसका जो रेंटल इनकम था वो था 5 लाख रुपए। ठीक है, 5 लाख रुपए। मेरा एमसीडी का जो टैक्स था, ठीक है, वो था 50,000 रुपए। ठीक, इसको 5,50,000 ले लेते हैं जिससे हमारा ना एग्जाम्पल आसान हो जाए, कैलकुलेशन वगैरह। तो एमसीडी का टैक्स 50,000, तो सबसे पहले ये घटेगा तो मेरा रेंटल कितना बचा, 5 लाख। ठीक है, अब इसमें से 200 सॉरी 24 ए और 24 बी घटाना है। ठीक है, 24 ए और 24 बी घटाएंगे। तो 24 ए में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 5 लाख है इसका 30%, मतलब 1.5 लाख रुपए। ठीक है, 1.5 लाख रुपए हम घटा देंगे। ठीक है, और 24 बी में कितना कर देंगे, मैंने मान के चलिए हाउसिंग लोन लिया है, उस पर जो ब्याज भर दिया पूरे साल में, इसको भी काफी डिटेल में सेक्शन 24 में पढ़ना, बट एक रफ एग्जांपल ये समझते हैं। सेक्शन 24 उसमें जो हमने इंटरेस्ट दिया है वो दिया है 1.5 लाख रुपए, 1,50,000। तो हम चलिए 2 लाख ले लेते हैं, छोड़िए 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। ठीक है, ये 2 लाख में घटा दूंगा। ठीक है, तो 3,50,000, ये 1.5 लाख रुपीज मेरा टैक्सेबल इनकम अंडर हाउस प्रॉपर्टी मेरा आ गया। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मेरा कितना लगेगा, 1.5 लाख के ऊपर टैक्स लगेगा। तो यही हम पूरे में पढ़ेंगे। ठीक है, यही सब सबसे मेन है, ये आपको समझना है। ठीक है, इसमें आई डोंट थिंक कि अब कोई कंफ्यूजन होना चाहिए, काफी डिटेल में हमने चीज एक देख ली है। ठीक है, अब सबसे, अब आते हैं सेक्शन 20। अब ये देखिए दोबारा से चार्ट देख लें हम एक बार। ये देखिए
ये चार्ट पे दोबारा आई है। चलिए शुरुआत कहां से करनी है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जीएवी, किसी भी प्रॉपर्टी का जीएवी। जीएवी निकालने के लिए हमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो है, सबसे पहले जीएवी निकालेंगे। वो निकलता कैसे है? सबसे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग यही है, बाकी सब आसान है, उसमें कुछ भी नहीं बचा। अगर जीएवी निकालना आ गया तो आगे में कंफ्यूजन ही नहीं है किसी में। तो सेक्शन 23 हमें बताता है कि किसी भी प्रॉपर्टी का ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकलता है। ठीक है, अब माइंड को शांत करिए बिल्कुल। ठीक है, अब कुछ चीजें सुनिए मेरे, मैं क्या कहना चाहता हूं। देखिए, एक कोई भी एरिया है, ठीक है, कोई भी एरिया है, तो उस एरिया में जो एमसीडी है वो एक ना रेट तय करती है। नॉर्मली बहुत कम देखा जाता है बट होता है। ठीक है, उस एरिया का एमसीडी रेट तय करती है। वो इसलिए तय करती है जिससे कि ना उसका वो टैक्स निकाला जाए। जैसे आप कहेंगे कि वो मेरा जो रेंट है मात्र 2000 है, ठीक है, जिसको एक तरह से सर्कल रेट भी कहते हैं, तो रेंट का भी सर्कल रेट होता है। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, 2000 हो ही नहीं सकता, आपका मिनिमम रेंट जो है उस एरिया का 5000 पर मंथ है। तो इसको म्यूनिसिपल वैल्यू कहते हैं, म्यूनिसिपल वैल्यू कहते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा क्या होता है? फेयर रेंट, एफ आर, फेयर रेंट। फेयर रेंट क्या होता है? देखिए, जैसे ना हम जिस एरिया में रहते हैं ना, वहां का एक स्टैंडर्ड, एक एक रेंट होता है, एक रेंट होता है, एक स्टैंडर्ड रेंट होता है उस एरिया का। फेयर, उसको कहते हैं फेयर रेंट। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा ऑफिस कालका जी में है, ठीक है, वहां पे क्या है कि एक नॉर्मल 100 यार्ड का जो स्टैंडर्ड रेंट है वो 35 टू 40,000 के बीच में है। ठीक है, तो इसको कहते हैं वहां का फेयर रेंट। 40,000 के अराउंड रेंट है तो हम कहते हैं उसका फेयर रेंट। ठीक है, आपको क्या करनी, मैंने तो पांच ही, बाकी तो मैंने कैश ले लिया और 5,000 में रेंट दे रखा है। तो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, इतना कम रेंट हो ही नहीं सकता। एटलीस्ट इतना रेंट तो इस एरिया का है, इससे नीचे तो कोई चार्ज ही नहीं करता है। हर एक एरिया का एक स्टैंडर्ड रेंट बन जाता है। अगर हम ये किसी और एरिया में जीके में जाएंगे तो, है ना, अगर अगर हम उसी को मान के लिए जीके में चले जाएंगे तो उसी उसी एरिया का रेंट जो है, उसी एरिया का जो उतना ही 100 गज का जो रेंट हो जाता है वो 50 से 60 हजार रुपये हो जाता है। तो हर एक एरिया का अपना अपना रेंट है, तो वहां का फेयर रेंट देखा जाता है कि उस एरिया का फेयर रेंट कितना है। ठीक है, चलिए, दो वर्ड सीख लिया हमने। एक हमने क्या सीख लिया? स्टैंडर्ड रेंट, सॉरी, म्यूनिसिपल वैल्यू, और दूसरा हो गया फेयर रेंट। ठीक है, एक वर्ड और सीखिए। ठीक है, तीन चार ना मीनिंग सीखते हैं, तीन चार वर्ड मीनिंग सीख जाएंगे ना आप, तो उसके बाद आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ, एक मिनट स्पेस बना, इसको रहने दीजिए, एक स्पेस बना लेते हैं। एक आपने एमवी, म्यूनिसिपल वैल्यू, समझ ली कि क्या होती है। ठीक है, एक आपने समझ लिया फेयर रेंट क्या होता है, म्यूचुअल वैल्यू क्या होती है, एमसीडी जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट जो डिसाइड करता है वो रेंट। फेयर रेंट क्या होता है? एरिया का एवरेज रेंट, कि वहां का स्टैंडर्ड रेंट कितना चल रहा है। ठीक है, और एक चीज और होती है, एसआर, स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है, ये फेयर वैल्यू अलग है। ठीक है, फेयर वैल्यू अलग है। ठीक है, और स्टैंडर्ड रेंट अलग है। स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है कि देखिए होता क्या, गवर्नमेंट कहती है ना, ऐसा भी ना हो जाए कि बहुत ज्यादा रेंट हो, तो एक ना रेंट कंट्रोल एक्ट है कि जिससे ना लोग इतना हरास ना कर दे लोगों को कि नहीं नहीं नहीं, रेंट तो इतना ज्यादा चार्ज करना चाहिए। ठीक है, तो एक रेंट कंट्रोल एक्ट है, इतना इफेक्टिव नहीं है बट है। तो वो भी एक रेंट डिसाइड करती है कि एक एरिया का रेंट कितना होना चाहिए। ठीक है, वो हमें फोर्स नहीं कर सकती कि आप इतना कम चार्ज करिए, बट एक रेंट कंट्रोल एक्ट बना हुआ है, गवर्नमेंट ने बना दिया है, तो अब उसकी बात माननी पड़ेगी। तो वो भी कुछ रेंट डिसाइड करती है। जैसे अगर एमसीडी कहती है कि 5,000, ठीक है, ठीक है, फेयर रेंट है 6,000 और स्टैंडर्ड रेंट है 4,000। ठीक है, स्टैंडर्ड रेंट है 4,000। ठीक है, ये पॉसिबल है, हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है कि 5,000 म्यूनिसिपल वैल्यू हो, फेयर रेंट 6,000 और स्टैंडर्ड रेंट 4,000 हो। अच्छा, इसमें ये तो अभी तक बात आई नहीं कि भाई ये सारी बातें तो ठीक है,
बट मुझे जो रेंट मिला वो कहाँ है ना? इसको कहते हैं एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट क्या होता है देखिए, जो एक्चुअल में मेरे को रिसीव हो उसको एक्चुअल रेंट कहते हैं, खत्म बात। एक्चुअल रेंट जिस क्या होता है, जो एक्चुअल रेंट में मुझे रिसीव हो गया उसको कहते हैं एक्चुअल रेंट, एआर। फॉर एग्जांपल एक्चुअल रेंट वहां का जो था वो था 5,000 रुपए। बट ये 5,000 ये क्या है, देखिए मैं बताता हूँ। वहां का एक्चुअल रेंट है 5,000, बट इसमें से हम ना अनरियलाइज रेंट को घटा देते हैं, लेस अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज रेंट क्या होता है देखिए, एक पर्सन आया मेरे प्रॉपर्टी पे रहने के लिए, ठीक है, एक पर्सन आया मेरे प्रॉपर्टी पे रहने के लिए, एग्जांपल अप्रैल से ही लेते हैं, आसान रहेगा, ठीक है। अप्रैल में, अप्रैल में, ठीक है, अप्रैल में आया, करेक्ट है जी। उसने 5,000 रेंट देकर, ठीक है, कोई नहीं, सबको सही चल रहा था, करते 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 दिसंबर आ गया, कोई बात नहीं, दिसंबर का भी उसने रेंट दे दिया। जनवरी में वो क्या कहता है कि जी मेरी ना जॉब चली गई है, मैं रेंट नहीं दूंगा। हम कहते हैं चल कोई बात नहीं, जॉब लग जाएगी। फरवरी बीता, ठीक है, फरवरी का भी नहीं दिया। अब मार्च, मार्च में क्या हुआ, मार्च में क्या हो गया कि उसने कहा जी देखो मैं तो 15,000 रुपये नहीं दे पाऊंगा, ठीक है, मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है, आप एक काम करिए तीनों महीने का मिला के 10,000 रुपये ले लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो उसमें जो है 10,000 रुपये मेरे को दिया, ठीक है, 15,000 की जगह 10,000 रुपये उसने मेरे को दिया। अब आप समझे, तो मुझे क्या हुआ, 15,000 की जगह 10,000 दिया, मतलब मुझे 5,000 का लॉस हो गया। अब मेरा एक्चुअल रेंट क्या हुआ पूरे साल का, 60,000। नहीं, 60,000 में से जितना पैसा मेरे को नहीं मिला, फॉर एग्जाम्पल 5,000 मेरे को नहीं मिला, ठीक है, तो मुझे 55,000 रुपये मेरी मेरा एक्चुअल रेंट कहलाएगा। वैकेंट की ट्रीटमेंट अलग होती है, उसको भूल जाइए अभी अभी। अनरियलाइज रेंट जो मेरा, अनरियलाइज रेंट का मतलब समझ लीजिए ये होता है, और एक्चुअल रेंट मेरा ये 55,000 रुपये कहलाएगा, ठीक है। अब आप सुनिए, हम इतनी अलग अलग टर्म क्यों पढ़ रहे हैं वो अभी आपको समझ में आएगा। देखिए, हाउस प्रॉपर्टी में जरूरी नहीं है जो आपको रेंट आया उतना ही अमाउंट टैक्सेबल हो। अगर कैलकुलेशन हम करें तो उससे ज्यादा भी टैक्सेबल हो सकता है, जबकि उतना पैसा मेरे पास आया भी नहीं। कभी भी हाउस प्रॉपर्टी में दिमाग ये मत लगाइए कि जितना पैसा मेरे पास आ गया है ना, जितना पैसा मेरे पास आ गया है वही टैक्सेबल है, उसका आपका कोई लेना देना नहीं है। ये कैलकुलेशन होगी, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा कि कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा। अगर जितना रेंट आता उतना ही टैक्सेबल हो जाता तो कैलकुल इतनी सेक्शन 22, 23, 24 ये सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। 23 बताता है कि क्या टैक्सेबल होगा, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज दिख, अब आपको ये सारी चीजें अब ज्यादा समझ में आएगी। आप देखिए, अब यहां पे इंटरेस्ट लगेगा आपको। सेक्शन 23 में, सेक्शन 23 में रेंट निकालने का एक फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है, कि किस तरीके से एक प्रॉपर्टी की रेंटल वैल्यू निकाली जाती है। मैंने दोबारा बोला, जितना आ गया है उतना ही टैक्सेबल करना होता तो इतनी बातें हम पूछ समझते क्यों। जितना बैंक में आया जी जी ठीक है जी, 2 लाख रुपए आया, हम 2 लाख रुपए टैक्सेबल कर देते, ऐसे नहीं होता। एक सर्टेन कैलकुलेशंस बनी हुई हैं, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ता है, कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो सबसे इसमें ना 4 स्टेप्स हैं, ठीक है, इन चारों स्टेप को आपको याद रखना है, ठीक है। पहला स्टेप क्या है, पहले हम दो चीज पकड़ेंगे, म्यूनिसिपल म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट। इन दोनों में से जो हाई होगा उसको पकड़ लेंगे,
ठीक है, इन दोनों में से जो हाई होगा उसको हम पकड़ लेंगे। ठीक है, फिर हाई वैल्यू, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि थाउजेंड्स में लिखते हैं, नीचे एग्जांपल भी थाउजेंड्स में है तो हम लेते हैं। देखिए म्यूचुअल वैल्यू थी 40,000 और फेयर रेंट था 46,000। तो दोनों में से हाई कौन सा है? ऑब्वियसली 46,000, 46 हायर है। तो हमारा आंसर क्या होगा इन स्टेप वन का? 46। चलिए, अब क्या होता है कि हम दूसरे स्टेप पर आते हैं, सेकेंड स्टेप इस पर। वो क्या कहता है कि आंसर ऑफ स्टेप वन जो हमारा 46 आया है और एंड स्टैंडर्ड रेंट अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट, मैंने बता दिया है पहले कि रेंट स्टैंडर्ड वो रेंट कंट्रोल एक्ट क्या होता है। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड रेंट है रेंट कंट्रोल एक्ट का, ठीक है, आंसर ऑफ स्टेप वन एंड एसआर स्टैंडर्ड रेंट, इन दोनों में से जो भी ज्यादा हो वो लेंगे, बट एसआर से ऊपर नहीं जा सकते हम। या आप दूसरे एग्जांपल में कह सकते हैं कि दोनों में से जो कम हो बट एसआर के बराबर हो। ठीक है, तो दो जो भी हमारा आंसर ऑफ ए आएगा उसको हम एसआर से ऊपर नहीं ले जा सकते स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड अगर मेरा 45 है, ठीक है, तो मुझे 45 लेना पड़ता। ठीक है, अगर मेरा जो फेयर रेंट, मान एक बात बताइए, अगर फेयर रेंट 48 48 होता तो क्या लेते? तो 45 ही लेते। ठीक है ना, तो हमें ये चीज देखना होता है कि दोनों में से कम कौन सा है। ठीक है, अगर मेरा जो है फेयर रेंट अगर होता, जैसे स्टैंडर्ड रेंट अगर हो मेरा होता 45 और फेयर रेंट होता 48, तो भी मुझे मैं 45 लेता। स्टैंडर्ड रेंट जो है वो मेरा 63 होता और फेयर रेंट 51, तो मुझे 51 लेना होता। ठीक है, ये नीचे मैंने चार्ट भी बनाया है। ठीक है, चलिए, अब अगला क्या है, स्टेप थ्री में हम क्या करेंगे? जो स्टेप टू का जो आंसर है ना, वो या एक्चुअल रेंट, दोनों में से जो ज्यादा हो। एक्चुअल रेंट में मैंने क्या बोला था? अनरियलाइज्ड रेंट को घटाना होता है हमेशा। ठीक है, तो विच एवर इज हायर वो हम ले लेंगे। अब देखिए, इन दोनों में से जो हायर होगा हम ले लेंगे। ठीक है, नीचे एग्जांपल है, म्यूनिसिपल वैल्यू 40 थी, फेयर रेंट 46 था, स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया हुआ। तो 40 और 46 में से कौन सी चीज हायर है? 46। स्टैंडर्ड रेंट दिया ही नहीं है। अगर स्टैंडर्ड रेंट वहां का जीरो होता तो हम जीरो ले लेते, बट स्टैंडर्ड रेंट तो दिया ही नहीं है। तो उस केस में क्या होगा कि वो हमें 46 लेना पड़ेगा। ठीक, दूसरा एग्जांपल, म्यूनिसिपल वैल्यू 40 है, फेयर रेंट 46 है, मैक्सिमम लीजिए 46, स्टैंडर्ड 45 है। तो 46 और 45, मतलब 45 से ऊपर हम जा ही नहीं सकते। ठीक है, तो 45 मुझे लेना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा एग्जांपल देखिए। ठीक है, कि मेरा मेरा जो म्यूनिसिपल वैल्यू है 40, फेयर रेंट है 46, 46 हायर हो गया। 46 और 35 में से क्या हायर हो गया? वो जो कम हो गया वो क्या है? 35, तो मुझे 35 लेना पड़ेगा। ठीक है, म्यूनिसिपल वैल्यू 40, फेयर रेंट 48, मुझे क्या है? 48 लेना पड़ेगा। 48 और 45 में से कौन सा बड़ा है? 45, मतलब छोटा है, 45 लेना पड़ेगा। ऐसे म्यूनिसिपल वैल्यू अगर 40 है, फेयर रेंट 51 है, तो मुझे 51 लेना पड़ेगा। ठीक है, 51 63 में से कौन सा कम है? 51, मुझे 51 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अनरियलाइज्ड रेंट वही है जो मैंने आपको बताया है कि जो भी पैसा मेरे को नहीं मिलेगा वो मेरा अनरियलाइज्ड रेंट हो जाता है। वैकेंट नहीं, वैकेंट अलग चीज है, मतलब वो किराए पे चढ़ा हुआ है बट मुझे किराया कम मिला ड्यू टू लॉकडाउन, ड्यू टू कोई प्रॉब्लम या किसी भी रीजन से मेरे को किराया कम मिला, तो उसको कहते हैं अनरियलाइज्ड रेंट। ठीक है, तो ये अनरियलाइज्ड रेंट के कुछ कंडीशंस है, कुछ कंडीशंस है जो हमें पता होनी चाहिए कि किस कंडीशन में अनरियलाइज रेंट अनरियलाइज कहलाएगा। ऐसे तो हर कोई क्या कहेगा कि भाई काम कर, मेरे को ना इस महीने का रेंट कैश में दे दे, मैं बोलूंगा तूने बेईमानी कर ली। ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ कंडीशंस है, तीन कंडीशंस है। चलिए, पहली कंडीशन, फर्स्ट द प्रॉपर्टी शुड बी लेट आउट फॉर बिजनेस और कॉमर्शियल पर्पस। ठीक है,
शुड नॉट होगा जी, ये गलत हो गया। शुड नॉट, कॉमर्शियल पर्पज के लिए नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकेंडली, द लैंडलॉर्ड शुड हैव मेड रीजनेबल एफर्ट टू रिकवर द रेंट फ्रॉम द टेनेंट बट शुड हैव फेल्ड टू डू सो। दूसरा क्या होगा कि दूसरा क्या होगा कि उसने बार बार तगादा किया कि भाई मेरा रेंट दे, बट उसने रेंट नहीं दिया, इसके लिए नोटिस वगैरह भी भेजना पड़ता है। थर्डली, द लैंडलॉर्ड शुड बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन, ठीक है। जो लैंडलॉर्ड है उस प्रॉपर्टी का ऑनर होना चाहिए, चाहे वो पावर टोनी के थ्रू हो, ठीक है, या डीम्ड ऑनर हो, जैसे बच्चे को दिया है तो उसके फादर हो, वो ऑनर होना चाहिए। और जो डिफॉल्टर है जो रेंट नहीं दे रहा है, वो जो पर्सन है वो उसने कोई और प्रॉपर्टी लैंडलॉर्ड की नहीं ले रखी हो। ये कंडीशन है, इजी सी कंडीशन है, एक बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको निकालने का तरीका मैंने पहले ही आपको बता दिया था, ये देखिए निकालने का तरीका मैंने बताया हुआ था, ये रहा। रेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर, ठीक है, लेस अनरियलाइज्ड रेंट, तो जो भी आएगा उसको बोलेंगे रेंट रिसीव्ड बिफोर डिडक्शन लॉस ड्यू टू वैकेंसी, ठीक है। वैकेंसी अलग से घटती है, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। यहां तक क्लियर है? मेरे ख्याल से क्लियर है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकाली जाती है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकाली जाती है, उसके लिए हम क्या करते हैं, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट लेते हैं, दोनों में से जो मैक्सिमम है उसको पकड़ते हैं, और स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड रेंट अगर दो इसकी वैल्यू से कम आ गया तो हम वो लेंगे, स्टैंडर्ड रेंट ले लेंगे, और उसमें से एक्चुअल रेंट में जो ज्यादा होगा उस वैल्यू को ले लेंगे, ठीक है। और एक्चुअल रेंट में से अनरियलाइज्ड रेंट को घटा दिया जाए, ठीक है। एक वेकेंट का भी मैं बता देता हूँ, बहुत आसान है निकालना। देखिए इसमें जो भी हमारा लास्ट में आंसर आता है, जैसे कि AR FR ये सब करके एक्चुअल रेट करके मान के चलिए मेरा आता है 100, है ना, 100, ठीक है। जैसे कि मेरा SR आता है 100, ठीक है, और AR आता है 90, ठीक है। AR आता है 90, तो मुझे 100 लेना पड़ेगा। मैंने कहा ना एक्चुअल एंड रिसीव से मतलब नहीं होता है, वो कैलकुलेशन में फिट होना चाहिए हमारे, तो मुझे 100 लेना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल ये जो पर्सन है, कि 100 मैं पूरे ईयर का कह रहा हूं आपसे, तो 100 जो है पूरे ईयर का है, उसने क्या करा, 2 महीने के लिए, है ना, मेरे को रेंट नहीं दी, 4 महीने के लिए मुझे रेंट नहीं दिया, 4 मंथ के लिए, 4 मंथ के लिए रेंट नहीं दिया, सॉरी वो अनरिलाइज नहीं है, 4 मंथ तक वो वैकेंट रह गई प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हम कैलकुलेशन जो पूरी बनाते हैं पूरे साल की बनाते हैं, 1 महीने की नहीं बनती, हम 12 महीने का जोड़ते हैं, चाहे वो खाली ही क्यों ना रह गया हो, ये याद रखिए, पूरे 12 महीने की बनाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें जो 4 मंथ, 4 मंथ बिल्कुल ही खाली रह गया, तो अब 90 में से 90 डिवाइड बाय 12 इंटू में 4 करेंगे, कि 100 डिवाइड बाय 12 इंटू में 4 करेंगे, जो आंसर हमारा आया है उसके डिवाइड बाय 12 इंटू में 4 करेंगे। आया समझ में? आया समझ में, किसको करेंगे, ठीक है। तो 33 इसमें से घट जाएगा, 77 पे टैक्स लग जाएगा, ना कि 90/12 इंटू में 4 करेंगे, ठीक है। तो इसमें 30 आएगा, नहीं 30 नहीं, हमें 33 घटाना पड़ेगा। होप यहां तक क्लियर होगा, ठीक है। तो इन सब की जो कैलकुलेशन है इस तरीके से होती है, सेक्शन 23 की कैलकुलेशन बहुत इजी है, कोई ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं है, आप कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि सेक्शन 22 में कि किस कंडीशन में हमारी प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी के अंदर में आती है, इस कंडीशन में हमारी प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी के अंदर में आती है। उसके बाद हमने सेक्शन 23 देखा कि किस सेक्शन 23 क्या कहता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने का तरीका है, कि ये जो सबसे पहले हमने देखा था कि GAV कैसे निकाला जाता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, ये मैंने जो नीचे आपको देखिए स्टेप्स बताए हुए हैं, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस स्टेप्स को फॉलो करिए, आपका निकल आएगा, ठीक है। लिटरेचर में अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसमें भी यही बातें लिखनी है, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है जैसे लिखा हुआ है। ये उसके निकालने का तरीका अनरिलाइज मैंने बता दिया आपको, जिसको हम रिकवर नहीं कर पाते उसको करने के लिए 3 कंडीशंस भी थी, कि ये जो 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, है ना। ये मैं ठीक कर देता हूँ, द फर्स्ट प्रॉपर्टी शुड बी लेट आउट, कर दिया, ठीक है। यहाँ तक कोई मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी आपको।
अच्छा, अब हम नेक्स्ट चीज देखते हैं, व्हाट इज द सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। मैंने देखिए मीनिंग पहले ही बता दिया था कि अगर हम किसी प्रॉपर्टी में खुद रहते हैं, खुद खुद उसको ऑक्यूपाई करके रखते हैं, ठीक है, उसमें कोई दूसरा आदमी नहीं रहता है, ठीक है, उसको रेंट पे हमने नहीं दिया है, तो उसको हम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कहते हैं। तो पहले 2020 से पहले क्या होता था ना कि 2021 से पहले क्या होता था कि पहले गवर्नमेंट सिर्फ एक हाउस को अलाउ करती थी कि भाई एक घर के अंदर आप रह सकते हैं, उसके अलावा उसके अलावा अगर आपके पास कोई और घर है तो उसको नॉर्मल कंडीशन में टैक्सेबल कर दे। अब बोलते कि नॉर्मल कंडीशन में टैक्सेबल कैसे हो जाएगा, रेंट तो जीरो है। मैंने देखिए यहाँ पे जो एक चीज बताई थी, ठीक है, एसआर स्टैंडर्ड रेंट तो निकल सकता है यहाँ तक आके। स्टैंडर्ड रेंट तक निकालने के लिए हमें रेंट की होने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए स्टैंडर्ड रेंट हो गया 100, एक्चुअल रेंट जीरो, क्योंकि हमने रेंट पे तो चढ़ा ही नहीं है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, तो 100 रुपए पे टैक्स देना पड़ता था पहले, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ये थोड़ी सी जाती है कि कोई एक से ज्यादा घर रखता है, तो हम एक काम करते हैं, इसमें ना दो घर कर देते हैं। पहले एक घर अलाउड था, गवर्नमेंट ने दो कर दिए। कहने का मतलब है आज के टाइम में देखा जाता है कि किसी का घर होता है, दूर होता है, वो जॉब जहां करता है वहां पे एक घर ले लेता है। तो नॉर्मली दो घर को उन्होंने कहा कि चलो सेल्फ ऑक्यूपाइड आप इसको डिक्लेयर कर दीजिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड डिक्लेयर कर दीजिए, ठीक है। ये प्रॉपर्टी जो सेल्फ ऑक्यूपाइड आप डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एक पर्सन रख सकता है, ठीक है, पहले एक रख सकता था। तो उस सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अगर दूसरा वाला, पहले क्या होता था, जब एक सेल्फ ऑक्यूपाइड होता था, दूसरा सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर किराए पे नहीं भी चढ़ा हुआ है, उसमें उसके माँ बाप भी रहते, उस कंडीशन में भी टैक्स लग जाता था। बट अब गवर्नमेंट ने थोड़ा सा कर दिया कि दो घर रख सकते, बट तीसरा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होगा तो जो सेक्शन 23 की कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग उसमें टैक्स लग जाएगा, इवन कि वो वेकेंट है, खाली है, बिल्कुल खाली है, ठीक है ना, इवन कि उसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो फिर भी उस कोई भी नहीं रहता, उसको उसके ऊपर हम टैक्स लगा देंगे, ठीक है। यही बात इसमें लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई है, यही बात इसके अंदर लिखी हुई है। इफ ओनली वन प्रॉपर्टी यूज फॉर ऑन रेजिडेंशियल पर्पज इट विल बी ट्रीटेड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। If two properties are used for own residential purpose, two house property will be treated as self-occupied property. If more than two self-occupied house property, only two will be treated as self-occupied and other house will be treated as deemed let out. अब आप कहेंगे कि मैं भाई तीनों में से मैं किसको डीम्ड लेट आउट कहूं? ऑब्वियसली जहां का स्टैंडर्ड रेंट सबसे कम होगा, है ना। मान के चलिए एक प्रॉपर्टी जीके में है, ठीक है, एक प्रॉपर्टी कालका जी में है, ठीक है, और एक प्रॉपर्टी जो है आपका खानपुर में है। ऑब्वियसली खानपुर थोड़ा सा आउट एरिया है तो वहां पे रेंट कम है, तो वहाँ का स्टैंडर्ड रेंट भी कम होगा। तो मैं क्या करूंगा, दो जो जगह है, जो वीआईपी जगह है, दो अच्छी जगह है, वहां का रेंट ज्यादा है तो मैं उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड डिक्लेयर कर दूंगा, और तीसरे घर को बोलूंगा कि जी आप इसको डीम्ड लेट आउट मान लीजिए, किराए पे नहीं भी चढ़ा तो भी उसको आप डीम्ड लेट आउट मान लीजिए, उस पर टैक्स लगा दीजिए, उसका स्टैंडर्ड रेंट कम है, ठीक है। तो इस तरीके से सेक्शन 23 हमारा खत्म होता है। इसमें मैंने काफी ना ऊपर एग्जाम्पल्स लिखे, आप उसको पढ़िए, ठीक है, उसको पढ़िए, इसकी मीनिंग पढ़िए, ये सब देखिए, ये सब एग्जाम्पल्स मैंने काफी इसमें इंक्लूड कर रखे हैं, ठीक है ना। सेक्शन 23 में काफी 22 एंड 23 दोनों में एग्जाम्पल्स इंक्लूडेड है, ठीक है। तो मैं एक बार सजेस्ट करूंगा इससे ज्यादा मत सीखिए आज, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में 24 और उसके आगे का होगा, नेक्स्ट क्लास में होप प्रोबेबली हमारा ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा। ज़्यादा टफ नहीं है, मेन कैलकुलेशन का गेम है। अगर आपके पास कोई और ये तो थ्योरेटिकल था, फिर भी अगर आपके पास कुछ कुछ सिंपल क्वेश्चंस है बनाना चाहे तो आप बनाइए, कोई उसमें प्रॉब्लम है मेरे से पूछिए, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप मेरे को मैसेज डाल सकते हैं, ठीक है जी। आज के लिए वही पढ़ते, 22 23 हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है। 24 अगर हमने कर लिया तो उसके बाद अगले क्लास में खत्म होना ही होना है, ज़्यादा बचा नहीं है, ठीक है। जो था 23 के अंदर ही प्रॉब्लम थी, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ और एडिशनल बातें बताऊंगा जो नोट्स में भी नहीं है, वो अगली क्लास में बताऊंगा, जब 24 करा दूंगा तब मैं बताऊंगा, तो उस तब तक 25 26 27 इन सब में कोई खास बातें हैं ही नहीं, ठीक, मेन यही है, ठीक है, ठीक है जी। क्लास छोटी मैंने थी इसलिए एक ही सेक्शन पढ़ाया, ठीक है, तो अगली क्लास में हम बाकी का करेंगे। ओके जी, थैंक यू।